Hello students, once again we are here in this our online classes. I am in the process of preparing the videos for you and I hope you all will be benefited. Today's topic is for standard 12. Students of standard 12, please, standard 12 students, because your board examination is at hand and I hope all the chapter must be covered very well. For biology subject, you have nothing to worry. And today we are going to cover chapter 12 that consists of the topic ecosystem. This is very important topic of ecosystem. And first of all, I have brought many things for you today, like sample question paper, like your syllabus allotment of marks, how many marks is allotted to this chapter that you must know it. What are these that we shall study? You can see here in unit 10, this is the unit 10, this is ecology and environment. Ecology and environment, and it will give you 10 marks. यानी कि 10 marks आपके क्वेश्चन में रहेंगे, 10 marks from the chapter of ecology and environment unit 10. unit 10 से 10 क्वेश्चन होंगे. तो यूनिट की भी संख्या 10 है और नंबर की भी संख्या 10 है, जो 10 से 10 पूछे जाएंगे. और यही है 12th चैप्टर है आपका इकोसिस्टम दैट यू हैव टू स्टडी. एंड व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू स्टडी इनसाइड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. लेट अस डिस्कस इन द सिलेबस आल्सो, बिकॉज सिलेबस को हमेशा देखते रहना पड़ता है. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. लाइक चैप्टर 13 और चैप्टर 14, ये दोनों चैप्टर बुक के इम्पॉर्टेंट हैं. लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस और है दूसरा इकोसिस्टम्स. तो इसको आपको पढ़ लेना है जो सिलेबस में दिया हुआ है आपके चैप्टर 23-24 के हिसाब से. तो आज हम लोग इकोसिस्टम के टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है इकोसिस्टम, पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो को पढ़ना है, पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ना है, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. कुछ टॉपिक्स जो रिमूव किया गया है आपके सिलेबस से, दैट यू हैव नॉट टू स्टडी नाउ. ecological succession and nutrient cycles, these are the two topics that have been reduced from your syllabus. So what are the topics that you have to study? Ecosystem. So let us study now the topic. Here you can see the book is already rationalized. ये जो NCERT की ई बुक है, ये PDF बुक है और ये चूंकि ऑनलाइन बुक है तो ये रेशनलाइज्ड बुक है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा है ही नहीं. तो जितनी बुक्स में कंटेंट दिए हुए हैं ये आपके सिलेबस के अनुसार ही है जो आपको पढ़ना है. तो फर्स्ट इज इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी पढ़नी है, डिकम्पोजिशन पढ़ना है, एनर्जी फ्लो पढ़ना है, इकोलॉजिकल पिरामिड है. तो एक चैप्टर में हमें 5 टॉपिक पढ़नी है. ये 5 टॉपिक देखने को तो 5 है, लेकिन पांचों की 5 काफी टाइम टेकिंग है, कंज्यूमिंग है. मीन्स कि वी हैव टू बी रेगुलर इन आवर स्टडीज, ओनली देन वी कैन कवर द सिलेबस प्रॉपर्ली. अब ऐसा नहीं है कि एक दिन हम पढ़ लिए, मैं एक वीडियो बनाने के बाद 1-2 दिन कुछ दिनों की गैप कर देती हूँ, अदर क्लासेस की फिर वीडियो करती हूँ, ताकि जो बच्चे हैं वो अगर कंटिन्यूअस पढ़ना चाह रहे हैं तो वो अपना पढ़ाई करके कंप्लीट करके रखें, ताकि वो दूसरा फिर वीडियो देखने के पहले खुद से प्रिपेयर्ड हो कि हमें क्या पढ़ना है. एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड. तो इसमें हमें पढ़ना क्या है कि इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है. इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. और इकोसिस्टम की जो बात अगर मैं कर दूं तो ये द वर्ड वाज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम जो एक वर्ड है ये सबसे पहले एजी टेंसले ने, ये क्लास 10th के भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको भी मैंने पढ़ाया है इकोलॉजी, उसमें भी इकोसिस्टम है. एजी टेंसले, ये नाम इस चैप्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि the same scientist A.G. Tansley in 1935 has coined the
term ecosystem. Now you can see in 1935, तो you can understand कि 1935 का जो टाइम था उसमें साइंटिस्ट ने इस टर्म को लाया था, इकोसिस्टम को। एंड दिस इकोसिस्टम को हम एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जैसे हमारे बॉडी का एक फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी सेल, तो नेचर का फंक्शनल यूनिट क्या है? तो नेचर का फंक्शनल यूनिट एक इकोसिस्टम होता है। अब ये इकोसिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं, लाइक मैनमेड हो सकते हैं या नेचुरल हो सकते हैं। तो इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है जहाँ की दो चीजों का इंटरेक्शन होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और वहाँ की इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट का मतलब हम कहें कि नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक टेम्परेचर है, विंड है, एयर है, वाटर है। तो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों से हमारा क्या, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स का क्या इंटरेक्शन होता है, that is called ecosystem. So ecosystem is the functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. Means organisms का आपस में जो relations है वो तो एक है ही, उनका अपना inter relationship, but inter relationship के साथ साथ what is the relationship of all the organisms with their environment, with their physical environment, that is called ecosystem. तो इस definitions को आप learn कर लेंगे. It is not can be visualized and आप लिखेंगे an ecosystem is termed as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves with the surrounding physical environment. So this sentence is very important for you. इस लाइन को आप लर्न कर लेंगे. इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू ए लार्ज फॉरेस्ट और सी. इकोसिस्टम की जो साइजेज होती है वो बहुत तरह की हो सकती है. पॉन्ड इकोसिस्टम भी हो सकती है, और पॉन्ड इकोसिस्टम की एक छोटी सी एग्जांपल अगर हम कहें, जो हम अपने घर में भी रख सकते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं, इसको एक्वेरियम कहते हैं. तो एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है, अपने आप में वो एक इकोसिस्टम है. तो इकोसिस्टम जो है वो एक छोटा भी हो सकता है और काफी बड़ा भी हो सकता है. अगर फॉरेस्ट की बात करोगे तो फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम है. समुद्र की बात करो, सी का अपना एक मेराइन इकोसिस्टम हो जाएगा. स्मॉल पॉन्ड, अगर एक छोटे से तालाब की बात करें तो वहां पे भी प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं. So ecosystem varies greatly in size. So many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem, as a composite of all local ecosystem on Earth. Since this system is too much big and complex, अब इतने बड़े complex system है कि इसको divide करके हम लोग पढ़ाई करेंगे, ताकि we have to read each and every topic of the ecosystem. So there are two types of, it has been categorized into mainly two types of ecosystem. One is terrestrial ecosystem and another is aquatic ecosystem. So forest, grassland, desert are some examples of terrestrial ecosystem. Pond, lake, wetland, river and estuary, ये जो पांच है, तो इसको आपको aquatic ecosystem में रखना है. मैंने एक blank पेज लिया था, I think it should be available to me. Sorry, I can't find it now because I had kept it. So तो हमें यहीं पे इस नोट्स को बुक्स में ही, बुक के ही पेज को नोट्स में कन्वर्ट कर देती हूँ, और इस पे ही मैं थोड़ा लिखना को चाह रही हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ अच्छे से. तो इकोसिस्टम जो है, यस, ओके, ecosystem is divided into two types. One is terrestrial and another is aquatic ecosystem. टेरेस्ट्रियल में आप किसको किसको रखेंगे, आप खुद से सोच लें. जो जमीन पे पाया जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, तो इन सब को किस में रखा गया है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है. जबकि एक्वेटिक में आप इसको पॉन्ड को ला सकते हैं.
pond, lake, wetland, river and estuary। तो ये 5 जो है आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में और ये 3 जो हैं आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। अच्छा, क्रॉप फील्ड्स, अच्छा मैंने बार बार कहा है कि आपको एनसीईआरटी की बुक को एकदम ध्यान से पढ़नी है, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इसलिए मैं इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि हर बच्चे को बुक्स पढ़ने का एक अपना इंटरेस्ट होगा और आप अपना बुक खोलेंगे तो आपकी बुक की लाइंस आपके लिए इजी हो जाएगी। You have to make a reading only after watching my video, or otherwise if you read and you don't understand, watch the video and you will find everything is very clear to you। क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड्स और एक्वेरियम जो है ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है, बिकॉज हमें इसमें डेवलप करना है कि हम कौन सा प्लांट लगाएंगे, कितना पानी डालेंगे, कौन सा फर्टिलाइजर डालेंगे, एक्वेरियम में मैं कौन सा एक्वेटिक प्लांट छोटे सा जो बनाया जाएगा, एक्वेटिक प्लांट एक्वेरियम अपने घर के स्पेस के हिसाब से बनाया जाता है, फिर इसमें फिश वगैरह डाला जाता है, कुछ ग्रीन प्लांट्स डाल दिए जाते हैं, तो ये ग्रीन प्लांट्स और ग्रासेस टाइप से भी डाले जाते हैं, कुछ फिश रखे जाते हैं, इसमें स्मॉल फिश दे दिए जाते हैं, इनको फूड दिया जाता है, इनके लिए टेम्परेचर की व्यवस्था की जाती है, कैंड लाइटिंग व्यवस्था होती है, तो ये एक इकोसिस्टम है और इसमें वाटर भी दिया जाता है, वाटर रहेगा। तो इस तरह से जो एक एक्वेरियम है ये एक मैन मेड इकोसिस्टम है। तो दो तरह के इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के बाद हमने एक चीज और पढ़ लिया, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में बी कॉल्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम। तो what are these things? Natural ecosystem means like and artificial ecosystem। तो natural तभी हमने पढ़ा। Again natural can be divided into two types, terrestrial and aquatic। फिर आर्टिफिशियल को भी अगर हम दो टाइप से कर दें, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, तो इसमें भी आप फिर से ले आ सकते हैं। आर्टिफिशियल में, टेरेस्ट्रियल में आप क्रॉपलैंड को दे सकते हैं, जबकि एक्वेटिक में आप एक्वेरियम को ला सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अनदर थिंग दैट यू हैव टू स्टडी, अब इसमें हम लोग को प्रोडक्टिविटी पढ़नी है। वी हैव टू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट। इनपुट कितना होता है, इनपुट क्या लगाया जाता है। आप जब भी कोई काम करते हैं ना तो आप अपनी एनर्जी उसमें लगाते हैं, तो जो चीज आप उसमें फीड करते हैं उसको इनपुट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर होना एक लेवल से दूसरे लेवल, जैसे ग्रीन ग्रासेज और ग्रीन लीव्स और ग्रीन प्लांट्स आर यूटिलाइजिंग द सोलर एनर्जी and converting it into chemical energy that is eaten by the herbivores, and then herbivores are eaten by the carnivores, then it is eaten by the omnivores। तो इस तरह से देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, बिकॉज एनर्जी एक ऐसा एनर्जी के साथ एक रूल्स है कि एनर्जी कांट बी created, can't be destroyed। Energy can neither be created nor destroyed, only energy can be changed into one form to another form। So transfer of energy is taking place, wave nutrient cycling and the output degradation and energy loss। और इसमें energy loss भी होता है। क्या energy loss होता है, तो we shall look further। We will also look at the relationship, और हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, डिफरेंट चेन्स क्या होते हैं, वेव्स, फूड चेन्स क्या है, फूड वेव्स क्या है, जो एनर्जी फ्लो के टाइम में क्रिएट हो जाता है उनके इंटर रिलेशनशिप से। तो द पेज इज कवर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फर्स्ट टॉपिक 12.1 है इकोसिस्टम। दैट वाज द इंट्रोडक्टरी क्लास, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें हम लोगों ने इकोसिस्टम के पढ़ा एंड इकोसिस्टम के डिफिनेशंस को पढ़ा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को पढ़ लिया। इन अर्लियर क्लासेज वी हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है कि एनवायरनमेंट में
कोई भी इन्वायरमेंट के दो टॉपिक होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट? कोई भी इन्वायरमेंट दो चीजों से बनता है, एक उसका लिविंग कंपोनेंट होगा बायोटिक, और दूसरा होगा नॉन लिविंग जिसे हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटर कि बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक में जितने प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, all will be coming in this category इन बायोटिक कंपोनेंट। बट एबायोटिक में आपके टेम्परेचर हो जाएंगे, विंड होगा, वाटर होगा, सॉइल होगा, दीज में बी एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो ये हमारा एबायोटिक कंपोनेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की लाइफ में केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का ही रोल नहीं है, बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाय ऑल द एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स make a ecosystem, make an ecosystem. You studied how the individual biotic abiotic factors affected each other or and their surroundings also. Now what we have to look, let us look at these components in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these components of ecosystem. तो बहुत ही इसको समराइज करके भी पढ़ना है हम लोगों को। तो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट। इकोसिस्टम को भी हमने पढ़ा था, एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर पढ़ा था। ecosystem has two components, any environment has two components, biotic component and abiotic component। तो इकोसिस्टम एक ऐसा ये है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है जिसमें कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शंस को पढ़ना है। What are the interactions created between the biotic and abiotic components of a particular environment? The types of ecosystem that we have studied. Interaction of biotic and abiotic components resulted in a physical structure that is characteristic of for each type of ecosystem। यही इंटरेक्शन से एक इकोसिस्टम का निर्माण हो जाता है, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ते हैं कि ये इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एक बायोटिक कंपोनेंट्स result into the formation of a ecosystem of that particular area। particular area means कि डेजर्ट में भी अगर हम हैं तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग हो जाएगा। अगर if we are reading about a pond, तो पॉन्ड का इकोसिस्टम अलग हो जाता है। इफ वी आर रीडिंग अबाउट ए ग्रासलैंड, देन उसकी इकोसिस्टम अलग हो जाती है। जो भी इकोसिस्टम होंगे उसमें बायोटिक भी होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट होंगे। और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से बायोटिक कंपोनेंट को कितने लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आइडेंटिफिकेशन, अब एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ रहा है आपके लिए, एंड इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन में ये हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन किसे कहते हैं? इन identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem give its species composition। किसी भी इकोसिस्टम में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कौन से प्लांट्स पाए जा रहे हैं, कौन एनिमल्स पाए जा रहे हैं, तो वो पार्टिकुलर स्पेसीज का इंफॉर्मेशन हमें मिलता है किसी भी इकोसिस्टम में। और हर इकोसिस्टम के स्पेसीज इंफॉर्मेशन डिफरेंट होते हैं, दे डिफर फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू another ecosystem। vertical distribution of different species, vertical distribution of different species occupying different levels। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इसको करते हैं उसी को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। डिफरेंट लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। प्लीज नोट डाउन द सेंटेंस एंड इन योर नोटबुक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस है जिसे आपको याद कर लेना है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल भी आप इसका रखें, ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट, shrubs the second and herbs and grasses occupy the bottom layers। तो इसको पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग टॉपिक्स। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी इन योर टॉपिक। प्रोडक्टिविटी पढ़नी है, डिकम्पोजिशन पढ़ना ही है, एनर्जी फ्लो पढ़ना है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। तो व्हाट आर दीज थिंग्स? अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो हम लोग एक पॉन्ड को एग्जाम्पल में लेते हैं, और पॉन्ड एक अपने आप में एक सस्टेनेबल यूनिट है। सेल्फ सस्टेनेबल मीन्स कि उसमें प्रोडक्शन ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स सब तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं।
और वी कैन से दैट कॉम्प्लेक्स दैट एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम, ए पॉन्ड इज ए शैलो वाटर बॉडी। अब क्वेश्चन अगर आ गया व्हाट इज ए पॉन्ड, अगर आपको डिफाइन करना है, देखिए पॉन्ड की भी डिफिनेशंस काफी अच्छे से इस बुक में दी गई है। पॉन्ड इज ए शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द above mentioned फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड। वहाँ दिखाई पड़ जाता है कि कहाँ प्रोडक्टिविटी क्या है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है। तो ये चारों कंपोनेंट जो ऊपर पे अभी मेंशन किया गया है, ये सारे कंपोनेंट्स एक पॉन्ड में दिख जाएंगे। और वहाँ का एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, तो एबायोटिक कंपोनेंट अगर किसी पॉन्ड के बारे में हम लोग बात करें, सपोज एग्जांपल में, तो पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड में एक इकोसिस्टम बना सकते हैं आप इस तरह से। ब्लू ब्लू कलर की वाटर डाल रहे हैं, वाटर ओशियन ऑलवेज कलर टेकिंग ब्लू, तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम हो रही है। अब यहाँ पे कुछ ग्रीन प्लांट्स डाल दें, इसके बॉटम लेवल पे भी सबमर्ज्ड प्लांट्स कुछ पाए जाते हैं, कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स भी पाए जाते हैं। एंड इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स। ये जू प्लैंक्टन्स होते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स को भी और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को भी कंज्यूम करते हैं। फिर फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिश कंपोनेंट, स्मॉल फिश पाए जाते हैं जो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। स्मॉल फिश फिश को कंज्यूम करने के लिए बिग फिश भी होते हैं उसमें, तो वाटर की थोड़ी और लेवल हमें बढ़ानी पड़ेगी। देखिए फिश इज गोइंग अप। तो इस तरह से आपका एक पॉन्ड इकोसिस्टम है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स भी इसमें पाए जाएंगे। अच्छा, इसमें जो ऑक्सीजन्स होते हैं, वो ऑक्सीजन जो होते हैं, जो हाउ कैन दीज ऑर्गेनिजम्स आर ब्रीदिंग, तो दे आर टेकिंग द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। फिश कैसे ब्रीथ करता है, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व करके, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व है उसी को ब्रीथ करते हैं। तो वी कैन सी एबायोटिक कंपोनेंट इसमें वाटर है। और इसमें जो टेम्परेचर आ रहा है वाटर सनलाइट से, जो टेम्परेचर इसमें मिल रहा है, तो दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए पॉन्ड। Abiotic component is the water with all dissolved inorganic and organic substances. Water में ही जितनी substances dissolve है, वो एक sufficient food बन रही है, जिससे कि autotrophs food भी बना रहे हैं, और फिर उसको flow of energy हो रहा है। One organism is eaten by another organism and the rich soil deposit at the bottom of the pond. The solar input। अब सबसे बड़ी बात है कि जो प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी यही है किसी इकोसिस्टम की कि हम उसमें इनपुट क्या डाल रहे हैं। तो इनपुट क्या डालना है ना, इनपुट केवल सोलर एनर्जी डालना है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओनली वी कैन कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो जो सन पे जो है, ओनली सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन दिस अर्थ इज द सन, द सोलर एनर्जी। अब ये सोलर एनर्जी ही कंज्यूम किया जाता, सोलर एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, केमिकल एनर्जी में। तो the temperature, day length, other climatic conditions regulate the rate of function of the entire pond. Autotrophic components include the phytoplankton. Autotrophic planktons जो होते हैं component, उसमें क्या क्या है, ऑटोट्रॉफिक फाइटोप्लैंक्टन है, कुछ अलगी हैं, और कुछ फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट। सबमर्ज्ड कहते हैं जो प्लांट एकदम डूबा हो पानी में, सबमर्ज्ड जो बॉटम पे है, ऐसे प्लांट्स को सबमर्ज्ड प्लांट्स भी कहते हैं। जो फ्लोटिंग प्लांट्स कुछ बनाया था हमने, कुछ मार्जिनल प्लांट्स भी बना सकते हैं जो उसके पॉन्ड के आसपास पाए जाते हैं। The consumers are represented by zooplanktons, free swimming, bottom dwelling forms. मीन्स कि जो जो ऑर्गेनिजम्स इसमें पाए जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स एंड दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इसको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो कितनी एनर्जी की प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो वी हैव टू सी कि सोलर एनर्जी जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंट, कंज्यूमर्स कौन कौन हो गए, तो जू प्लैंक्टन्स हो गए। You can understand the zooplanktons, small fish, big fish, all are the consumers. Decomposers कौन है उसमें, फंजाई है, बैक्टीरिया है, फ्लैजिलेट्स है,
जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में एबंडेंट है, और वेयर आर दे फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, जो पॉन्ड के बॉटम में कुछ बैक्टीरिया फंगी पाए जाते हैं, एंड दे आर एक्टिंग एज द डिकम्पोजर्स. So the system performs all the functions of an ecosystem and of the biosphere as a whole. Conversion of inorganic into organic material, conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by the autotrophs, consumption of the autotroph by heterotrophs, decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for reuse by the autotrophs. तो ये जो इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम के जो सिस्टम का फंक्शनिंग है, बस इसी लाइन से आपको है. इतने लाइन से आप समझ जाइए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए दिया गया है. यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए. द सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम ऑफ द बायोस्फीयर. तो पहला काम होता है कि जो सोलर एनर्जी है, ये जो सोलर एनर्जी है, ये इसको ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं. अगर पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड के ग्रीन प्लांट्स की बात करना होगा हमें. और पॉन्ड में अगर हम ग्रीन प्लांट्स को बनाए हैं तो ये आर दीज आर द ऑटोट्रॉप्स. देयर आर सम सबमर्ज्ड प्लांट्स, देयर आर द फ्लोटिंग प्लांट्स, दीज आर फ्लोटिंग प्लांट्स. यहाँ वाटर है, जो पानी में तैर रहे हैं इनको फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं, जो डूबे हुए हैं इनको सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं. तो हैं तो दोनों ग्रीन प्लांट्स, दोनों के पास क्लोरोफिल है, और दोनों जो है कैपेबल हैं ऑटोट्रॉपिक कंडीशंस में फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड फिर इनको जो प्लांट्स, इन इन जो छोटे छोटे प्लांट्स के जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इनको जो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं तो दे आर कॉल्ड जू प्लैंक्टॉन्स. उनको हम लोग जू प्लैंक्टॉन्स कहते हैं, जिसको हमने छोटे छोटे इंसेक्ट्स के रूप में बना दिया है. फिर तो दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. तो यहाँ पर एनर्जी का लेवल कंज्यूम हो रहा है. सोलर एनर्जी से क्या बना? केमिकल एनर्जी. किसके द्वारा बना? ग्रीन प्लांट्स के द्वारा. किस प्रोसेस के द्वारा बना? फोटोसिंथेसिस. एंड इट इज इटन बाय, इट इज कंज्यूम्ड बाय जू प्लैंक्टॉन्स. कंज्यूम्ड बाय कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉफ बाय हेट्रोट्रॉफ. तो जू प्लैंक्टॉन क्या हो गए? हेट्रोट्रॉफ हो गए. और उसके बाद जब उनकी डेथ होती है तो उनका डिकम्पोजिशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है, ताकि उनके जो बॉडी के जितने भी मिनरल्स हैं वो वापस इन्वायरमेंट में चले गए, उसी इन्वायरमेंट में चले गए, ताकि फिर से वो यूटिलाइज किया जा सके. तो ये इवेंट बार बार रिपीट होता है, और इसी को हम लोग एक इकोसिस्टम के अंदर पढ़ते हैं. दिस इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी. एनर्जी जो है हायर ट्रॉफिक लेवल एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरमेंट. और ये इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. और जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है ये यूनिडायरेक्शनल है. इट इज नॉट द रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज इरिवर्सिबल. आई थिंक इन फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल में ही हर्बीवोर्स को, कार्निवोर्स खाते हैं, कार्निवोर्स को फिर डिकम्पोज किया जाता है. तो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? अब टॉपिक आती है व्हाट इज प्रोडक्टिविटी. A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. Primary production is defined. What is primary production? It is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis. और इसको एक्सप्रेस किया जाता है वेट और एनर्जी में. अब वेट में अगर कर रहे हैं तो उसको पर ग्राम लिखेंगे. और अगर आप इसको इसमें लिख रहे हैं एनर्जी के फॉर्म में, तो आप इसको किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में आप इसको मेजर कर सकते हैं. किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में आप इसको लिख सकते हैं. द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास के प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी कहते हैं. It is expressed in the terms of gram square पर ईयर. जो आप देख रहे हो बायोमास को हम लोग ग्राम स्क्वायर पर ईयर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम. तो ये बायोमास का हो गया.
द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इसी प्रोडक्टिविटी को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। Very important sentence, very important definitions. All lines are very important. So I can't tell you कि please skip this passage. ये बात मैं नहीं बोल पा रही हूँ कि हर सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एक इंफॉर्मेशन है, एक डिफिनीशंस है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. You have to read the book time and again so that you can understand the topic very well. It can be divided into gross primary productivity. अब इस प्रोडक्टिविटी को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखो, फिर एक डिफिनेशन आ गए आपके पास. एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन होता है, फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, उसी को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जो प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज भी किया जाता है रेस्पिरेशन के दौरान. यानी कि कुछ लॉस भी होती है, जो प्रोडक्शन होती है फिर उसको लॉस भी होना है हीट के फॉर्म में. व्हेन इट इज transformed from one form to another form, one level to another level, then it is lost in the form of heat also, because they are utilized by the organisms during their breathing. जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तब जो यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को, तो वो एक हीट के फॉर्म में उसको रिलीज करते हैं. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेज इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. आप समझ जाइए कि जितना ग्रीन प्लांट्स ने बनाया, फोटोसिंथेसिस के दौरान जितनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाई, फिर उसको रेस्पिरेशन में जितना यूटिलाइज किया, उसको माइनस कर दीजिए तो निकल जाएगा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो जीपीपी माइनस आर इजकल टू एनपीपी. वेरी वेल अंडरस्टैंड. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, एंड व्हेन the organic matter is utilized by the organism for respiration, that will be the net amount that will be left over, that will be called as net primary प्रोडक्टिविटी. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो जितना बना ऑर्गेनिक कंपाउंड और रेस्पिरेशन में जो यूटिलाइज हुआ उसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो इट इज द अवेलेबल मास बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स. अब ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये कंज्यूमर्स के पास चला गया है जो हेट्रोट्रॉप होंगे. ये ऑटोट्रॉप में जीपीपी पढ़ेंगे, जबकि कंज्यूमर लेवल में जब जाएंगे हम लोग तो वहां पे एनपीपी मिलेगा, क्योंकि वो प्लांट जितना यूटिलाइज किए हैं उसके बाद जो हम लोगों को बैलेंस दिया, दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स. अब कंज्यूमर्स कितना फॉर्म करेंगे और कितना यूटिलाइज करेंगे, इसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में रखेंगे. तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट स्पेसीज ने उसको यूटिलाइज किया था सोलर एनर्जी को, किस एरिया के. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ए वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स. Therefore, it varies in different types of ecosystem. The annual net primary productivity of the whole biosphere, पूरे ब्रह्मांड की बात कर लो, अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर 170 बिलियन टन है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ड्राई वेट निकाला जा चुका है, डिस्पाइट ऑक्युपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, the productivity of oceans are only 55 billion tons. 55 बिलियन टन्स. तो 70% वाटर है अर्थ पे, आप पहले से जान रहे हैं. लेकिन नेट प्रोडक्टिविटी अगर हम कह दें 70% वाटर पे, इसकी प्रोडक्टिविटी ओनली 55 बिलियन टन्स रखी गई है. 55 बिलियन टन्स में मेजर किया गया है. रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड, और बाकी सारे तो लैंड पे है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन. ओशियन में इतना लो प्रोडक्टिविटी क्यों है, तो वी शैल स्टडी इट ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी नाउ डीकम्पोजिशन. क्लास 8 में ही आप लोगों को एक पढ़ाया जाता था कि अर्थवर्म इज कॉल्ड एज फार्मर फ्रेंड.
अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। ये क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे होंगे। आई थिंक वेन एवर आई टीच द स्टूडेंट ऑफ 9 10 और 11 12, I always in every topic make them recall the things that they have studied in the previous classes, because knowledge is not formed in one day, it is formed by your continuous studies. तो जो आपकी नॉलेज बन चुकी है, प्रीवियस नॉलेज आपकी क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द न्यू टॉपिक। तो अर्थवर्म इज कॉल्ड ए फार्मर्स फ्रेंड, ये बात आपको बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है। बिकॉज दे हेल्प इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या करते हैं, वो टॉप सॉइल जो नीचे वाले सॉइल्स हैं उसको, वो अगर इनफर्टाइल हो चुका है, मीन्स उसकी न्यूट्रिएंट्स घट चुकी है, इस सॉइल को ये नीचे ले जाएंगे और नीचे वाले सॉइल को क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे। और इससे क्या होगी, नीचे की जो फर्टाइल सॉइल है वो जब ऊपर की ओर आएगी तो ऊपर के टॉप लेयर में भी फर्टिलिटी डेवलप करती है। इसलिए अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो इन लूजनिंग ऑफ द सॉइल। सॉइल को लूजन करने में हेल्प करते हैं। Decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, and nutrients, and this process is called decomposition. तो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना ही डिकम्पोजिशन कहलाता है। डेड प्लांट रिमेन्स लाइक लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फैसल मैटर, दे कंस्टिट्यूट द डेट्रिटस। द अंडरस्टैंड द टेक्निकल वर्ड्स ऑल्सो। डेट्रिटस, डेट्रिटस क्या है, द फैसल मैटर, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग फैसल मैटर। तो ये डिकम्पोजिशन के रॉ मटेरियल हैं और इसी को डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस, दीज आर द क्वेश्चंस दैट इज ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, नेवर स्किप दीज थिंग्स। ये जो टॉपिक है इसको नहीं छोड़ना है आपको कि डिकम्पोजिशन के कौन कौन स्टेप्स हैं। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। डेट्रीवोर्स किसे कहा जाता है, डेट्रीवोर्स आपने पढ़ा, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, आज आप पढ़ रहे हैं डेट्रीटिवोर्स। डेट्रीटिवोर्स लाइक अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द डेट्रिटस, यानी जो फैसल मैटर है, डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड लिव्स है, डेड सेल्स हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिर उसके बाद लीचिंग होती है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन, जो वाटर में डिसॉल्व होने वाले सब्सटेंस हैं वो नीचे जाते हैं, सॉइल में वो चले जाते हैं। एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। Bacterial and fungal enzyme degrade the detritus into simple inorganic substances। फिर बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम इस पे वर्क करते हैं, तो इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आपका 3 स्टेप आपने भी पढ़ा, जैसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो डिकम्पोजिशन में है दैट इज फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म। एंड देन कम्स अबाउट ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है, व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन जो होता है वो भी डिकम्पोजिशन में जब होता है, कहते हैं ह्यूमस बन जाना। डेड और डिकेड लीव्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं ह्यूमस में। द प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन टू accumulation of a dark colored amorphous substance। ह्यूमस क्या है, एक डार्क कलर्ड amorphous substance है, and the process of forming of humus is called humification। और ये highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at extremely slow rate। बीइंग कॉलोइडल इन नेचर इट सर्व्स एज ए रिजर्वायर ऑफ, बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। They are called the natural fertilizers। Humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process called mineralization। तो decomposition itself is a very complex substance which consists of 5 steps। These 5 steps are fragmentation, leaching, catabolism। आप इसको एकदम याद रखेंगे। डिकम्पोजिशन जो है उसको 5 स्टेप्स में रखा गया है।
fragmentation, leaching, catabolism, humification, and the last one is mineralization. So these are the 5 steps that constitute, that are different steps of decomposition. So we were reading about mineralization also. आप जैसे यहाँ देख रहे हैं डिकम्पोजिशन की साइकिल को दिखाया जा रहा है, जो 5 स्टेप्स हैं वो 5 स्टेप्स कैसे डेवलप किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ए ट्री ग्रोज इन ए सॉइल, एक बहुत बड़ा पेड़ जो मिट्टी में डेवलप कर रहा है, और एक उसकी पत्ती जब जमीन पे गिर जाती है, ए ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड। कुछ को इंसेक्ट खा जाते हैं जैसे कैटरपिलर, लार्वा ऑफ डिफरेंट organisms, they eat the green leaves, their dead and decaying leaves, and other animals, nutrients and energy enter the food wave। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक फूड है वो चला गया कंज्यूमर में, यानी कोई इंसेक्ट जिसको खा लिया, किसी इंसेक्ट ने उस लीव्स को खा लिया, तो यहाँ पर एनर्जी जो है दूसरे फॉर्म में चला गया। अब these small insects will be consumed directly by decomposers like fungi and bacteria, और इससे वो उससे लीटर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके द्वारा दूसरा ऑप्शन हो सकता है सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन, और इसके द्वारा ये जो अर्थवर्म या फिर जो हम कह रहे हैं ये अर्थवर्म हो या फिर ये टैडपोल हो, तो ये सब जो है अर्थवर्म जो है वो फिर सॉइल में भेज देंगे कुछ न्यूट्रिएंट्स को, ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप अर्थवर्म बना हुआ है। Some further decomposition by earthworm, bacteria, soil mites, fungi, तो टॉप सॉइल बन जाता है, और टॉप सॉइल इज again utilized by the green plants in the forest ecosystem। तो this is the itself एक, अभी तक जितनी साइकिल पढ़े हो ये सबसे अलग है, क्योंकि ये अपने आप एक डिकम्पोजिशन साइकिल है कि डिकम्पोज होने में कितने स्टेप्स लगते हैं। किसी चीज को डिकम्पोज होने में ही 5 स्टेप्स जा रहे हैं, fragmentation, leaching, catabolism, humification and mineralization। So decomposition is largely an oxygen requiring process। decomposition में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और इस चीज को आप देख लीजिए, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस। जितना फैसल मैटर है, जो गंदगी है, वो जो गंदगी का फॉर्मेशन होता है, वेस्ट मटेरियल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, एंड एक्सपेलिंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। तो जिस तरह से छोटे ऑर्गेनिज्म की जो एक्सक्रेशन होती है, तो दे फॉर्म द डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। The climatic conditions, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin। अब detritus किस ऑर्गेनिज्म का है, क्या उसमें लिग्निन है, क्या उसमें काइटिन है, तो इस तरह से उसकी डिकम्पोजिशन रेट में फास्टर होगी या स्लोअर होगी, इट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द डेट्रिटस। जो डेट्रिटस है इसके कंपोजिशन पे ही डिकम्पोजिशन का रेट, डिकम्पोजिशन की रेट जो है डेट्रिटस की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। The rate of decomposition depends on the factor of the quality of detritus। detritus की क्वालिटी कैसी है, क्या उसमें लिग्निन है, क्या उसमें काइटिन है, तो इस चीजों को आपको जानना है। And if it is rich in nitrogen and water soluble substance like sugar, then temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulate the decomposition through their effects on the activities of soil microbes। Warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobic inhibit means रोकना, inhibit करना, रोक देना, ये रोकते हैं किसको, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को, रिजल्टिंग इन द बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो शुगर से बना हुआ है कि लिग्निन से बना हुआ है, तो ये डिपेंड करेगा। फिर है कि एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, फूड चेन और फूड वेव अब हम पढ़ने वाले हैं।
तो चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है बायोटिक कंपोनेंट पढ़ा है, ए बायोटिक कंपोनेंट पढ़ा है, तो बायोटिक कंपोनेंट को फिर 3 टाइप में बांटा गया था। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स and decomposers. This chapter has mainly given new information to the students of standard 12 regarding the decomposition cycle. बहुत चीजें तो आप पढ़े हुए थे, प्रोड्यूसर्स पढ़े हुए थे, कंज्यूमर्स पढ़े हुए थे, प्रोडक्टिविटी एक नई चीजें आपने पढ़ी, प्रोडक्टिविटी जो 2 टाइप्स, प्राइमरी नेट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपने पढ़ा। तो क्या नया टॉपिक आप अपने स्टैंडर्ड 12 में पढ़ रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर भी कर लेना है। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर होने वाले हो, इट विल ऑल्सो हेल्प इन दैट एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो आपकी जो भी एग्जाम्स होंगे, अगर बायोलॉजी या साइंस से बेस मान के आपका एग्जाम होने वाला है, तो यू हैव टू रीड दिस टॉपिक वेरी वेल। Of the incident, solar radiation less than 50% of it is photosynthetic active radiation. Except for deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystem on earth. पृथ्वी पर किसी भी तरह की एनर्जी अगर मिल रही है तो उसका एक सोर्स है, वो है सोलर एनर्जी। और इस जो सोलर एनर्जी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो होते हैं उसके 50% कम कर दें तो उसी को हम लोग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। प्लांट और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये बात आप पहले से जान रहे हो। और दे फिक्स करते हैं सोलर एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी भी आप कह सकते हैं, टू मेक द फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। और प्लांट कितना परसेंट कैप्चर करते हैं, तो ओनली 2 से 10%। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। क्लास 10 में इसको 1% पे रखा जा रहा था, लेकिन 12 में आप लोग को 2 to 10% रखना है। जो ग्रीन प्लांट्स आपको एब्जॉर्ब करते हैं, बार बार मैं कह रही हूँ, इसको ग्रीन प्लांट्स में बना दूं। ग्रीन प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग द सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी कितना यूज किए हैं, 2 to 10% ओनली। किसका? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का। टोटल एनर्जी जो आती है ना, उसकी 50% का 2 to 10% कौन ले रहे हैं? प्लांट ले रहे हैं। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। So it is very important to know how the solar energy captured by plants flow through different organisms of an ecosystem. And all organisms are dependent for their food on producers. चाहे हम हो चाहे animal हो, all are dependent upon plants for their food, either directly or indirectly. अब आप कहेंगे जो कार्निवोर जो omnivores बच्चे हैं जो मीट मछली खाते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेज खाते हैं, वो कहेंगे कि मैं तो प्लांट्स खा, मैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाता ही नहीं हूँ, मैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स की मुझे आवश्यकता नहीं है। बट हैव यू एवर इमेजिन्ड, जो आपने खाया, चिकन हो या फिश हो या मटन हो, एग हो, वट एवर यू हैव इटेन, दे हैव फर्स्ट कंज्यूम्ड द ग्रीन प्लांट्स। और वो ग्रीन प्लांट्स में क्या था? सोलर एनर्जी से बना हुआ ऑर्गेनिक फूड था। उस फूड को उसने हर्बीवोर्स ने खा लिया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने कंज्यूम किया। तो इस तरह से एनर्जी जो है वन लेवल टू अनदर लेवल, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। आइदर आप डायरेक्ट खाइए या इनडायरेक्ट खाइए, दिस इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में हमेशा आएगा, यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर। सोलर एनर्जी से प्रोड्यूसर में आएगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में आ जाएगा। तो हमें पढ़ना है, इकोसिस्टम कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दे नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। इस तरह से हमें कॉन्स्टेंटली सूर्य से ऊर्जा मिलती रहेगी ग्रीन प्लांट्स को, फूड विल बी प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स एंड वी शैल बी ईटिंग द
green food in the form of cereals, in the form of pulses, in the form of vegetables, in the form of fruits, in the form of different spices. Whatever you eat are coming from the green plants. Or if you are eating the animal products, then animal proteins, we are eating fish, we are eating eggs, they are also coming from the, they are also the, those animals are also consuming the green plants. So in all ways we can find that the solar energy is consumed by the herbivores and it then by carnivores. So it is always used that order make hota hai to contract the universal tendency towards increasing disorderliness. The green plants in ecosystem are called producers. प्रोड्यूसर्स किसको कहते हैं? किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होंगे बायोटिक कंपोनेंट के सबसे पहले लेवल पे, बायोटिक कंपोनेंट में ग्रीन प्लांट्स को ही प्रोड्यूसर्स कहते हैं. In a terrestrial ecosystem, major producers are herbaceous and woody plants. Likewise, producers in an aquatic ecosystem are various species like phytoplankton, algae and higher plants. ये phytoplankton जो है, algae हैं, ये सारे को producers की कैटेगरी में रखी गई है. वी हैव टू रीड अबाउट प्रोड्यूसर्स फूड चेन के इम्पॉर्टेंट बेस हैं जिससे कि आगे फूड चेन बनेगा और फूड चेन द एनर्जी इज टेकन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूमर्स कहेंगे. दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स because they are dependent upon another organisms for their food. They are dependent upon the producers, so they are called heterotrophs also, they are called consumers also. फिर consumers की कैटेगरी होगी. One will be primary consumers जो पहले उसको यूज करेंगे. प्राइमरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करेंगे उसको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहेंगे. अंडरस्टैंड. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो कंज्यूम करेंगे उसको टर्शियरी कंज्यूमर्स कहेंगे. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं हर्बीवोर्स, सम कॉमन हर्बीवोर्स आर इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के प्राइमरी हर्बीवोर्स जो हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स होते हैं. हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच आर ईटिंग ओनली ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स. So this is the sequence. Grass, goat, primary consumer, man is the secondary consumer. डेट्रिटस फूड चेन. अब हम आ रहे हैं फिर से डेट्रिटस फूड चेन. डेट्रिटस आपको पढ़ा दिया ना, लीटर जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको डेट्रिटस कहते हैं. ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड इट and we thank you for watching because I have to now continue in next video. Thanks for watching. If you like it you will subscribe. There are simple questions, sample papers भी हमने लाया था, but I could not discuss it today. I will discuss it next day. I had to ये देखो, क्वेश्चंस आपके 16 एमसीक्यू रहेंगे. आप बार बार इस चीज को ध्यान दीजिएगा. 16 एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर्स आपके 5 होंगे, 2 नंबर वाले, और एक 3 नंबर वाले 7 क्वेश्चंस होंगे. केस बेस्ड क्वेश्चन 2 होंगे, लॉन्ग आंसर्स 3 होंगे. तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखें और एग्जाम दें. ओके, ओके, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस.